प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं महंगाई की। महंगाई जो ज़ाहिर है सबसे बड़ा मसला है इस आवाम का, और उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। कहा जाता है जी बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, जिसकी वजह से महंगाई मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत ज़ाहिर है अपनी सी कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में भी आज 409 पॉइंट्स का इजाफा ज़रूर हुआ। लेकिन आम लोगों को ज़ाहिर है इससे कितना बेनिफिट मिलता है वो एक अलग बात है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर अशिया ज़रूरिया, इसी पर हम बात कर रहे हैं कि महंगाई आखिर बढ़ती जा रही है, इसकी वजूहत क्या क्या हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मईशत ज़फ़र मोतीवाला साहब मौजूद हैं। उनके सामने ये मसला रखते हैं जो आवाम का सबसे बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र मोतीवाला साहब। क्या कहेंगे अगर मैं बात करूँ आपसे, आसान से अल्फाज में बता दीजिए कि सर हुकूमत अपनी सी कोशिश कर रही है, बजट आ चुका, आ जाओ। मिनी बजट का भी ज़ाहिर आने के इम्कान हैं। सर महंगाई की बेसिक वजह क्या होती है? देखिए, पहले तो मैं एक्स डायरेक्टर भी हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, तो आपने जरा गलत कोट कर दिया। आज बढ़ी नहीं है, 904 घटी है और नहीं। मार्केट डिक्लाइन पर जारी है जी जी दोबारा। बिल्कुल। और इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल क्राइसिस का भी रंग है। और और जो आपका अब मेन सवाल है महंगाई का, वो भी एक आंसर लगता है हमारी मार्केट के टूटने का। क्योंकि वो जो मार्केट घट रही है, वो यही वजह है कि हमारे यहाँ महंगाई की वजह से जो जो कंपनियां नफे में होती थी, प्रॉफिट दिखा रही थी, उनकी जो रॉ मटेरियल है, एनर्जी की उनकी जो डिमांड है, वो महंगी होती जा रही है। अगर वो महंगी होती जाएगी तो जाहिर है उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा, एक्टिविटी खराब होगी और लोग जो हैं वो इस परेशानी को ज्यादा देखेंगे। अब महंगाई का मेन वजह ये है कि ये छोटा सा मुल्क हो गया है 25 करोड़ आवाम का। जी जी। हमारी फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई है। अजनास के लिए तमाम रिपोर्टें बोल रही हैं कि दुनिया भर में अजनास जो है महंगे होंगे। हम वो मुल्क जो एक्सपोर्ट करता था एसेंशियल, यानी चाय, क्या कहते हैं, चावल, चीनी, वो अब इम्पोर्टर बन गया है। ना सिर्फ इस चीज में इम्पोर्टर बन गया है, अजनास की महंगाई इंटरनेशनल भी हो रही है, फिर हमारी करेंसी टोटल फेल हो गई है, डिफॉल्ट पर चली गई है। और दुनिया की दूसरी जो मुल्क के करेंसियां थी, वो नीचे जाकर अब दोबारा बेहतर हो रही है। सबसे प्राइम एग्जांपल श्रीलंका का है, जो हमसे भी जिसकी करेंसी ज्यादा खराब हुई थी, लेकिन अब जो है वो वापस अपने लेवल्स पर आना शुरू हो गई है। क्योंकि उसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों की डिमांड में है। एक तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उनकी बिजनेसेस हैं, दूसरा उनके पास चाय एक्सपेंसिव, एक चाय का है एक्सपोर्ट, तीसरा उनका टूरिज्म है, जिसमें यूक्रेनियन और रशियन वॉर की वजह से डाउनफॉल आया था, जिसकी वजह से वो परेशान हो गए थे, वो भी एक्टिव हो गए हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाय टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट्स के, और थोड़ा बहुत ये आईटी का एक्सपोर्ट या थोड़ा बहुत दूसरी चीजों का एक्सपोर्ट से, जो हमें अच्छे डॉलर दिला सके, हार्ड करेंसी दिला सके, और हार्ड अच्छा करेंसी ये जाने के बाद हमारी करेंसी एक्टिव हो जाएगी बिल्कुल और बिल्कुल। नीचे। सर जी। जफर मोती साहब, ये जो आपने बात की, हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है कोई हम उसको बाहर भेज के और ज़रा मुबादला कमा सके। लेकिन अभी ये खबर भी थी कि कल ही शुगर मिल्स मालकान फरमा रहे हैं कि जी हमें इजाज़त दी जाए, हम चीनी बाहर भेजना चाहते हैं और डॉलर मिलेंगे, हमें बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर वही बात हुई ना। आप अभी आपका मेन सवाल है महंगाई, वो बिल्कुल। तो एक्सपोर्ट कर लेंगे, वो अपने जेब भर लेंगे। अब यहाँ के लोगों को तो फिर महंगी चीनी मिलेगी ना। आप देखे हैं कि आटा भी नहीं सस्ता हो रहा है, दूध सस्ता नहीं हो रहा है, चीनी सस्ती नहीं हो रही है। इवन दूध के ऊपर तो अब टेट्रा पैक में इतना बड़ा टैक्स लग गया है कि एक छोटी डब्बी भी जो थी, जो 50 रुपए की मिलती थी पाव दूध, पैक्ट वाला, पैकेज वाला, वो अब 75 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। तो ये 95 रुपये सब सर, चीजें 95 रुपये आप का हो इनको गया है। तो आम आदमी को तो 25 रुपए का एक डब्बा पड़े तो वो क्या अपने बच्चों को दूध पिलाएगा। और अभी एक एनजीओ के हेड ने बताया कि कराची में स्पेशली ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 5-5 साल से दूध नहीं पिया। तो अब आप ये बताएं ना यार कि अंडर नॉरिश्ड होंगे कि नहीं। अच्छा, हम बात कर रहे थे महंगाई की, तो मैं जी आपको जी। कह रहा हूँ कि हमारे पास ना जमीन के ऊपर अनाज रहा है, न जमीन के नीचे कोई गैस या ऑयल रहा है। ऑयल की इंपोर्ट में भी हमें महंगाई पड़ रही है। अभी जो गवर्नमेंट ने डीरेगुलराइज कर दी है ऑयल प्राइसेज, ये इसलिए की है कि ये अब ये इनके हाथ में चली जाएगी कि जो मार्केटिंग ऑयल कंपनीज हैं, और वो डिटरमाइन करेंगे इंटरनेशनल ऑयल प्राइस और हमारी करेंसी से, कि हमारी रियल करेंसी की वैल्यू क्या है।
उससे वो कहेंगे कि आज 300 रुपए का लीटर मिलेगा या 250 का मिलेगा, ये उनके ऊपर अब चला गया है। तो ये शो कर रहा है कि गवर्नमेंट परसीव कर रही है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़े तो पाकिस्तान के लिए तो तकलीफ बढ़ जाएगी और ये महंगाई कंटिन्यूस रहेगी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी की वजह से इतना हाई इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि ये समझ रहे हैं इन्फ्लेशन को इधर कंट्रोल कर लेंगे इस महंगाई में। और महंगा इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही इनके, ये 12% की बातें बिल्कुल गलत हैं। अगर ऐसे बास्केट देखें, जो इन्फ्लेशन को हम चेक करने के लिए एक बास्केट बनाते हैं, तो ये चेंज करके कुछ चीजें निकाल कर कुछ सस्ती लोगों को बास्केट में डालकर आप अगर फिगर देना चाहते हो तो वो तो अलग चीज है। यहाँ ग्राउंड रियलिटी पर है कि 17.5 16-17 इन्फ्लेशन है। और अगर ये है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट को जो कम करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में, वो करेंगे 100 बेसिस पॉइंट या 150 बेसिस पॉइंट। अब 100-150 बेसिस पॉइंट से पूरी इकोनॉमी तो टर्न अराउंड नहीं होगी ना। बिल्कुल। अच्छा, इस शेरा सूद कितना असर करती है सर? शेरा सूद इस वक्त भी इन्होंने 1.5% कम जरूर की है, लेकिन अभी भी 20.5 यानी कि 20-21 तक तो अभी मौजूद है शेरा सूद। तो इससे कितना देखिए, असर होता है? बहुत बड़ा असर होता है। आप ये सोचें कि 22 से इन्होंने 150 बेसिस पॉइंट कम करके 20.50 किया है। अब 20.50 को आप 2.5% यानी 250 बेसिस पॉइंट वो बैंकों का लगाएं, जो बैंकें सर्विसेज देती हैं, जो आगे उधार देती हैं, बिल्कुल। जो आम आदमी को उधार देती हैं, जो इंडस्ट्री को उधार देते हैं, तो वो अगर आपका ये हो गया 21 और 22 और बल्कि 23 पर आंकड़ा अपना जा रहा है 22-23 पर, तो आप ये सोचें कि कौन सा इंडस्ट्री है जो 25% नफा कर रही हो और 22-22.5% उसको देना पड़ रहा हो अपना सूद। बैंकों को। बिल्कुल। इंटरेस्ट तो देना पड़ रहा हो। जाहिर है नफा ही टूट जाएगा। अब जो जो बिग बिल्डर्स हैं, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके तो हाथों खुले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कर्जे का एक फिक्स लेकर के ये इंटरेस्ट रेट रहेगा। और हम लोग जैसे जो पुराने हैं वो तो अभी भी दिमाग में वो एरा भी देखा हुआ है, जो मुशर्रफ के टाइम में जब 2% पर इंटरेस्ट रेट पर आम आदमियों को भी वो मिलता था लोन। कर्जा मिल अभी रहा था। तो यहाँ पर खास लोगों को भी नहीं मिल रहा है। 33%, 330 मिलियन यूएस डॉलर का प्राइवेट सेक्टर को लोन है, बाकी सब एक्सपेंडिचर में चला जाता है गवर्नमेंट की हुकूमत से। कहीं पर डबल वो है, क्या कहते हैं, इदारे हैं कि प्रोविंशियल में भी वो इदारा है और फेडरल में भी वो इदारा है, उसके खर्चे हैं। कहीं इनके इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग, हेल्थ, इसके खर्चे हैं। आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई खर्चा नहीं हो रहा है, इस बजट में भी कुछ नहीं रखा गया है। कौन से नए हॉस्पिटल बने हैं, कौन सा डैम बन गया, कौन सा नए स्कूल बन गए, अच्छा, बजट के तो हवाले से ये तो सब जफर मोतीवाला तो साहब ये तबाही भी तो की तरफ ले देखिए। जा रहे हैं। जी कतई कलामी, बजट के हवाले से तो हमेशा ये कहा जाता है जी, जो भी बजट किसी भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, कि जी अवाम दोस्त बजट नहीं आ सका, अवाम दोस्त बजट नहीं मिल सका। इस बार भी ये कहा गया, गवर्नमेंट का दावा ये है कि अवाम दोस्त बजट है। अब जबकि आप जैसे जो ताजिर बरादरी के लोगों से बात होती है वो कहते हैं कि कहाँ से अवाम दोस्त बजट हो गया, इतने टैक्स लगा दिए हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा। बिजली आपके सामने है, गैस आपके सामने है, इन तमाम जो अशिया ज़रूरिया, आटा चीनी दाल की हम बात कर रहे हैं, वो इतनी महंगी होती जा रही हैं। तो गवर्नमेंट लगता है आपको कुछ ऐसे इकदाम आगे जाके उठाने जा रही है? ये लगता है आपको जिस तरह दावे किए जा रहे हैं कि साल के आखिर तक महंगाई की शरह बहुत नीचे आ जाएगी? बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। मैंने आपको कहा इसमें कसूर पाकिस्तानियों का भी है, पॉपुलेशन कंट्रोल पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। आप ये भी तो सोचे ना, अब हुकूमत कहाँ से लाए 25 करोड़ आवाम के पेट भरने के लिए? हुकूमत कहाँ से जॉब लाए? 15 लाख बच्चा हर साल मार्केट में आता है अपना जॉब ढूंढने। वो उसको कवर करता था 7.5-8% के जीडीपी पे। अब ये 2.5% की जीडीपी पर कैसे उनको नौकरियां मिलेंगी? और जो नौकरियां मिल रही हैं इनको बगैर एजुकेशन जो है वो लो एंड की है। देखिए, जीडीपी से ज्यादा कर्जा होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े मुल्कों का, जापान का भी है, दूसरे मुल्कों का भी है। लेकिन वो जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं वो हाई एंड के हैं, दुनिया उनको मानती है। उनकी 50 कंपनियां तो फोर्ब्स 100 की टॉप 50 में होंगी। तो वो जीडीपी को जब पुश करते हैं तो वो कवर कर लेते हैं। हमारा मुल्क में जो जॉब भी क्रिएट हो रही है लो एंड पे हो रही है। अभी एक नई फिगर आई है, आई डोंट नो परफेक्ट है कि नहीं है, अभी मैंने इस पर रिसर्च नहीं की, कि दुनिया की लोएस्ट एवरेज सैलरी, दुनिया की लोएस्ट एवरेज सैलरी $132 पर मंथ के हिसाब से पाकिस्तान की है। अब आप सोचें
ये हुए 36,000 कुछ रुपए हुए। तो ये 36,000 रुपए में एक फैमिली का एक ही अर्नर होगा, वो क्या करेगा, क्या बजट वो खाएगा, क्या कैसे बनाएगा, किराया इलेक्ट्रिसिटी किस का तरह बिल अदा भरेगा। करेगा, बच्चों की स्कूल की फीस ठीक। किस तरह देगा, घर के लिए खाने पीने को क्या हाँ। लाएगा, फिर खुशी गमी भी है, बीमारियां भी हैं, 10 चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो ये- जाहिर है बजट बना ही नहीं सकते 36,000 में। गवर्नमेंट ने भी जाहिर है 37,000 की तनख्वाह मुकर्रर की है, और वो भी अच्छा ये भी बड़ी अहम चीज़ है जफर मोतीवाला साहब कि ये हम जब बात करते हैं कि जी 36,000 रुपये या 37,000 रुपये गवर्नमेंट ने कम से कम सैलरी मुकर्रर कर दी है, और बहुत सारे लोग इससे भी कम में तनख्वाह पे काम कर रहे होते हैं। देखिए, वो तो ऐसा है ना कि वो उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, उनके पास ये गवर्नमेंट की जॉब लेने के लिए नहीं है। एक आपको थोड़ा मजे का किस्सा सुना है, एक स्पीकर साहब थे अपना बलूचिस्तान के, उधर लड़कों ने उनके घर पर धरना दे दिया कि हमें नौकरियां दी जाए। उन्होंने कहा खाली कि भाई आप ऐसा करें कि जिस जिसको जहाँ जहाँ नौकरी चाहिए ना, वो दरख्वास्त लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं। थोड़ी देर में सिर्फ 4-5 लड़कों ने लेटर लिखा, बाकी सब लेटर नहीं लिख सकते थे, तो चले गए। फिर आप यहाँ पर देखिए, जो गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो जो फेडरल से निकाले गए असातिज़ा हैं उनको हम नौकरी देंगे, पर एक टेस्ट तो दे दो कि आप नौकरी के केपेबल हो। बिल्कुल। उनका हल देखें। फिर मैं खुद आईबीए का पढ़ा हुआ हूँ इवनिंग में, और ट्रेजरर रहा हूँ वहाँ का। जी। आप यकीन करो, मेरे आंख में आंसू आ गए जब किसी आईबीए सक्खर से, किसी बच्ची से किसी ने पूछा कि व्हाट डज आईबीए मीन, तो उसने कहा आई डोंट नो। बिल्कुल, ये बड़ी आप वायरल सोचे हुई तो सर, ये सही। वीडियो बड़ी ये वायरल हुई हमको कि डरा देता है। आईबीए किस चीज़ का दुनिया मुखफ़्फ़ के है, बताने में एजुकेशन का नाकाम लेवल रहे। तो देखिए आप। बिल्कुल। 50 कंपनियों के, अमेरिका की जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओज हैं, वो सब इंडियन है। बिल्कुल। तो सर अब क्या तो क्या ऐसे इकदाम हैं जो फौरी किए जाएं तो संभल सकती है मईशत हमारी? एक एकदम है जो अभी जिस पर काम हो रहा है, ये एकदम अगर सक्सेस हो गया तो फिर हमें वापस मुशर्रफ मॉडल पर जाकर अपने जो असल दुश्मन है उनको देखना पड़ेगा, उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। उस एक्शन की वजह से आपको पूरी दुनिया आपका सपोर्ट करेगी, और आपके कर्जे भी माफ होंगे, आपकी करेंसी भी स्ट्रांग होगी, आप लोअर इंटरेस्ट रेट भी कर सकोगे, आप सब्सिडी में ऑयल भी दे सकोगे, सब कर सकोगे अगर वो सक्सेस हुआ तो। वो क्या है सर? आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं सर, खुल के बताइए सर। मुशर्रफ फॉर्मूला क्या था? तो आपको समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट उसी तरफ जा रही है? अगर ये जो नया अज़्म रिजर्व आया है, ये सक्सेसफुल हो गया, अज़्म इस्तेकाम। और यहाँ पर हमने वो काम शुरू किया जो दुनिया हमसे डिमांड कर रही है कि भाई ये खत्म हो ये सब मसाइल इस एरिया के, तो आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी, ऑटोमेटिक सब सेट होगा। और अल्लाह करे अब कि ये नहीं ऐसा समझोगे तो हो। यार मैं और नहीं बता सकता। नहीं सही है, इतना बता दिया आपने, बहुत शुक्रिया। जफर मोतीवाला साहब हमसे बात कर रहे थे, नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल उम्मीद है कि हमारी मईशत बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन बकौल जफर मोतीवाला साहब के कि मुशर्रफ मॉडल अपनाना पड़ेगा, और लगता यही है कि ये गवर्नमेंट शायद उसी तरफ जा रही है। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद एक और ख़बर है उसको हमें शामिल करना है, छोटे से ब्रेक के बाद उस पर हम बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ व्यूज़।